बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है क्लास आप लोगों का? आई होप आप लोग जो है वो केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे। ऑल्दो कि ये मेरी एक गलत फहमी है, चले फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आपसे कि आप पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर आपके जो हैं वो एट योर डोर स्टेप। सो काइंडली जो है ना वो पढ़ने की कोशिश करें, ताकि जो है वो आपको मुश्किल ना हो। ठीक हो गया। आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होना है, आपके जो है वो 10 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं माशाल्लाह से। और आज आपका जो है वो 11th चैप्टर है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो आपके 14, 15 एंड 16 चैप्टर हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है मेरा बेटा। उसको छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपका स्मार्ट सिलेबस बना हुआ है, जो है, मेरा बेटा उसके अकॉर्डिंग आपका वो सिलेबस इंक्लूड नहीं है। उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है उन तीनों चैप्टर्स को। बाकी जो आपके चैप्टर्स 13 चैप्टर्स तक हैं उनको कवर करने की कोशिश कीजिए। आज हमारा 11 चैप्टर शुरू हो रहा है, जो कि है जी किसके बारे में? अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर्स के बारे में। ठीक है, सामने आपके पास स्लाइड खुली हुई है। इंट्रोडक्शन क्या है जी इनका, कि ये क्या है जी? अल्कोहल्स क्या कौन है, और फिनोल्स कौन है, और ईथर कौन है? अगर आपको याद हो तो हाइड्रोक्सल ग्रुप ही मौजूद होता है किसके अंदर? अल्कोहल्स के अंदर। अल्कोहल का अगर आपको जनरल फार्मूला याद हो तो क्या था भाई जनरल फार्मूला? अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है CH3, CH2 और OH। इसको हम कहते हैं जी इथाइल अल्कोहल। याद आया? हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है। और फिनोल क्या होता है? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर और उसके ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है। याद आ गया? दोनों के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है। ईथर का स्ट्रक्चर इस तरह से है, जो होता है वो जनरल फार्मूला हम पढ़ते हैं ROR के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, ये इस तरह से RO और R, ये है जी ईथर का। ठीक हो गया। उसके बाद जब हमने बात की, ये हमने फिनोल का बनाया है। ठीक है, आपको ये बताएंगे कि ये जी सारे के सारे जो हैं वो अल्कोहल्स हो, फिनोल्स हो, ईथर्स हो, ये सारे के सारे क्या है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से? जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उनके डेरिवेटिव्स मौजूद है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा ये कि ये जो है ना ये अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर, इनका स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन है वो वाटर के साथ बहुत रिजेंबल करती है, इसलिए हम इनको डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कहते हैं। कैसे? अब ये देखें नीचे आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद होगा वाटर का। H2O होता है, दो साइड के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद होती हैं और दरमियान में ऑक्सीजन मौजूद होता है, जिसके पास दो लोन पेयर मौजूद होते हैं। एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। ठीक है, ये वाटर का है। इसी तरह अल्कोहल जो है उसके पास भी जो होता है वो ऑक्सीजन मौजूद होती है लोन पेयर्स के साथ, और साथ में उसके पास एक जो होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है और एक उसके पास हाइड्रोजन ग्रुप होता है। ठीक हो गया, यानी कि हाइड्रोजन होता है एक साइड के ऊपर। तो अगला जो उसकी बात करते हैं ये हो गया जी अल्कोहल का स्ट्रक्चर। इसी तरह से आपको बात करनी है जी फिनोल्स की। तो फिनोल में क्या होता है? बेंजीन का रिंग होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो बेंजीन होती है उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन के जो होते हैं ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो उसके पास क्या होता है? दो लोन पे उसी तरह से मौजूद होते हैं। एक साइड पर उसके पास हाइड्रोजन होती है और दूसरी साइड पर उसके पास बेंजीन का रिंग होता है। ठीक हो गया। उस रिंग में से एक हाइड्रोजन कम होती है, जिसको हम वो दूसरी साइड पे पूरा करें। ठीक है, सही है। और ईथर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ईथर का स्ट्रक्चर जो होता है वो दोनों साइड पे जो होता है वो अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है और दरमियान में ऑक्सीजन मौजूद होती है, जिसके पास वही लोन पेयर वाला स्ट्रक्चर जो होता है मौजूद होता है। ठीक है, ये नीचे आपके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस करनी है। ठीक है, आगे उसने क्या कहा है? अल्कोहल और फिनोल्स जो होते हैं वो आपस में बड़े चीज रिजेंबल करते हैं। ठीक है, ये आप ये कह लें कि जिन दोनों जो है वो आपस में ट्विंस हैं, अल्कोहल और फिनोल्स। क्यों भाई क्लोजर क्यों है? बिकॉज इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अभी बताया है कि CH3, CH2 और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। और फिनोल के अंदर भी क्या था? ये बेंजीन का रिंग और इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस वजह से इनको हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है ऑफ अल्केन्स एंड बेंजीन। वो किसके होते हैं? अल्कोहल्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन होते हैं, और फिनोल्स जो होते हैं वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? बेंजीन के। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये मैडम लिखना भूल गई हैं, ये भी ऐड कर दिया है। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं जी कि ये इनके अंदर मौजूद होता है। फिर हमने जी आगे बात करेंगे कि ये जो इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है ये इस वजह से है कि अब ये जो आप बात करें हैं ना कि हाइड्रोजन ऑफ वाटर जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है। ये जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना भैया, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर जो है, वाटर जो हाइड्रोजन है, बोथ हाइड्रोजन ऑफ वाटर, बोथ हाइड्रोजन्स किसकी? वाटर की। जो दोनों हाइड्रोजन्स है ना
उनको क्या किया जाता है, उनको रिप्लेस किया जा सकता है किसके साथ, बाय एल्काइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप। करके देख लें जी, फिनोल ग्रुप को वहां से हटाएं और सॉरी ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन आपने दरमियान में लगाई हुई है, इधर इधर इधर, यहाँ पर आप आर लगा रहे हैं, यहाँ पर आप एच लगा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, ये फिनोल बन रहा है कि नहीं बन रहा। और हाइड्रोजन का, वाटर का मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर पता है कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये बन गई, ये क्या बन गई, ये बन गई जी अल्कोहल बन गई। और इसी तरह से अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ले रहे हैं ये, और उसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करें, तो ये फिनोल का स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक हो गया। सो वो यही बात कर रहा है कि इसको हटा देंगे तो आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। अगली बात जो हमने करनी है जी, वो हमने बात करनी है जी अल्कोहल्स के बारे में। अब हम इनको अलग-अलग डिस्कस करेंगे। ये तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया इनके चैप्टर के लिहाज से कि हमने जिस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है, फिनोल्स के बारे में पढ़ना है और ईथर्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा हाँ, इस चैप्टर में भी आपने ईथर को टच नहीं करना, ईथर आपके चैप्टर में सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अल्कोहल और फिनोल्स मौजूद है, ठीक है। फिनोल का भी कुछ पोर्शन है लेकिन मौजूद है। अल्कोहल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में उसने बहुत सारे सवाल अल्कोहल्स में से पूछे हुए हैं, ठीक है। सो ध्यान से कीजिएगा, अल्कोहल्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके साथ बहुत सारी चीजें आपकी मेडिसिन में, ड्रग में जो आप अगर डिफॉर्म करते हैं तो उधर भी आप ये पढ़ेंगे। और यही अल्कोहल्स जो होंगे वो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी इंजीनियरिंग, जो आप आगे जाके जाएंगे मैकेनिकल पढ़ें, इलेक्ट्रिकल पढ़ें, उसके अंदर भी ये बहुत सारे ये इनके जो केमिकल्स कंपाउंड हैं, ये चीज़ें वहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रोलिसिस और इस तरह के जो प्रोसेस आप आगे पढ़ेंगे उनके अंदर हेल्प आउट करती हैं। अच्छा, उसके बाद उस मेडिसिन में तो अब मतलब अगर आप एमबीबीएस करते हैं या डेंटल सर्जरी में जाते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें हैं क्योंकि वो ह्यूमन रिलेटेड है। तो वो जब ह्यूमन रिलेटेड होंगे तो उसमें जो है वो बायोकेमिस्ट्री आ जाएगी। तो बायोकेमिस्ट्री में ये आपको अल्कोहल्स और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। वैसे भी वो जो देसी दारू है उसका क्या फ़र्क पड़ता है और जो वैसे केमिकल्स हैं उनका क्या वो है इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इसको बताते हैं कि ये दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। ये भी हमने आपसे डिस्कस किया था भाई, जनरल फार्मूला इनका क्या था। जनरल फार्मूला इनका ROH नहीं था, या हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया था, ये इनका जनरल फार्मूला है, ठीक है। यहाँ आपसे हमने बता दिया कि ये जो R होता है ये हमेशा किसके लिए होता है जी, ये अल्काइल ग्रुप के लिए होता है। और अल्काइल ग्रुप आपको पता है CH3 होता है, CH3 CH2 कर लेंगे तो ये इथाइल बन जाएगा CH2। और अगर इसके साथ CH3 और लग जाएगा तो ये प्रोपाइल हो जाएगा। अगर ये 2 हो जाए फिर CH3 लग जाए साथ में तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज जो है वो इंक्रीज करती चली जाएगी, लेकिन ये एल्केन्स में बनेगा, ठीक है। अल्कोहल अल्केन्स में आएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, बार बार बात कर रही हूँ, अल्केन्स का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है, ठीक है। उसके बाद अगली जब हमने बात की कि जो अल्कोहल्स हैं इनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं कि भी ये ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आपको याद हो तो हम फॉर्मेशन पढ़ के आए थे, एक को हम कहते हैं जी प्राइमरी अल्कोहल, एक को कहते हैं जी हम सेकेंडरी अल्कोहल, याद हो जी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ हम पढ़ के आए थे। एक को जी हम कहते हैं जी टर्शरी अल्कोहल, और इसके अंदर जो अल्कोहल का नंबर था वो जी 1 कार्बन थी इसके अंदर, और इसके अंदर 2 कार्बन इन्वॉल्व थी, और टर्शरी के अंदर 3 कार्बन जो थी वो हमें रिक्वायर थी। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर याद हो, चले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दोबारा से याद कराने की कोशिश करती हूँ। प्राइमरी में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है सिंपल, अगर आप एक ले लें जनरल प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए तो वो CH3 CH2 और OH, ये है जी आपकी प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनी, ये कुछ ऐसे नहीं बनी, ये C कार्बन दरमियान में था, ठीक है। सॉरी, ये इसके साथ क्या लगा जी, CH3 लगा, ठीक हो गया। ये इसके साथ क्या लगा, ये इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये CH2। समझ आ गई बात की। ये एक कार्बन है जिसने जोड़ा है किसको और किसको, 1 2 3 और ये 4, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक हो गया। 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स, उसकी वैलेंसीज पूरी हो गई। ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको आप याद कर लें भैया, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, पूछ लिया जाता है आप लोगों से और फिर आप लोगों को नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पर आप लगाते हैं जी सेकेंडरी, CH लगाएंगे दरमियान में, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे का ऐसा, ठीक है।
उसके बाद ये लगा इसके साथ एक, ये जो एक कार्बन इसके साथ जुड़ी है, ये ही एक कार्बन है इसके साथ, जो सेंट्रल कार्बन है ना ये तो रहेगी, उसके साथ जो एडिशनल लग रही है वो एक ही कार्बन है। ये इसके साथ दो कार्बन, ये नीचे एक और आ गई, एक ये और एक ये, दो कार्बन आ गई। ठीक है, सो इसको क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं जी हम सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनता है जी, ये कुछ ऐसे नहीं बनता, CH3 CH2 और CH2 और OH, है ना, 1 2 3, तो ये प्रोपेनोल नहीं बनता, बनते कि नहीं, प्रोपेनोल बन गया ना, ठीक हो गया, तो ये प्रोपेनोल है। अगला बनाए जी, अगला। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता ना मेरा बेटा, तो आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हिला जुला के इधर उधर टांगे मार मूर के इसको कहीं ना कहीं से आप बना लेंगे। ठीक है, और अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं ना आता फिर आप नहीं बना सकते। ठीक है, सो बेसिक स्ट्रक्चर आप याद रखें। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कार्बन है, इस कार्बन को आपने कहीं नहीं हिलाना, इसको आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जोड़ देना। ठीक है, ये ROH वाला है, इसको आपने नहीं छेड़ना, इस कार्बन को आपने नहीं छेड़ना, ये वो वाली कार्बन है, इसके साथ ऊपर नीचे बाइंड हो रहे हैं। ठीक है, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल, ये है जी आपकी टर्शरी अल्कोहल। याद आ गया, जो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तीनों बनाई थी। इसको अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये CH3 टर्मिनल पे होगा, CH2 दो बनेगी तो प्रोपेनॉल बन जाएगी, और तीन बनेगी तो ब्यूटेनॉल बन जाएगी, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक हो गया, सो इसको हम ब्यूटानोल नहीं बोलेंगे, 1 2 3 4, चार आ रही है तो चार ब्यूटानोल बनाती है। ठीक है, वो इथाइल मिथाइल साथ में ग्रुप्स को ऐड करना वो एक केमिकल नेम है, लेकिन वैसे आप जनरली इसको एक ब्यूटानोल का जो है वो नाम देंगे। ठीक हो गया, अल्कोहल्स में आएगा। फिर आप इसको जब करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं किस बेसिस के ऊपर, आप क्या करते हैं, इनका जो होता है वो नॉर्मल क्लेचर देते हैं। नॉर्मल क्लेचर क्या होता है भाई, नेमिंग कैसे करते हैं इनकी, नॉर्मल क्लेचर, CLATURE, नॉर्मल क्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, नाम देना ना, प्यारा सा नाम दे देना, टैग कर देना कि भाई इसको, ताकि इसी नाम से ये पूरी दुनिया में जाना जाए। जाहिर सी बात है, दुनिया में बहुत सारी जबानें हैं, तकरीबन 200 एंड समथिंग कुछ करके 36 और पता नहीं 32 करके तो आपकी कंट्रीज है। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर ज़बानें उससे ज़्यादा हैं। जैसे आपकी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही मोर देन 16 लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती हैं, मोर देन 16 लैंग्वेजेस। ठीक है, उर्दू और उर्दू अंग्रेज़ी के अलावा, ठीक है, उर्दू अंग्रेज़ी के अलावा यहाँ पर आपकी इलाकाई ज़बानें जो हैं उनको भी अगर आप शामिल कर लें तो वो है। और इंडिया में मेरे ख्याल से प्रॉबेबली शायद 52 है या 54 है, राउंड अबाउट, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, इसी तरह से जैसे अब आप पंजाब में हैं तो पंजाब में जो है वो पंजाबी भी बोली जाएगी, सराइकी भी बोली जाएगी, हिंदको भी बोली जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा उर्दू भी बोली जा रही है, और क्या कहते हैं, इंग्लिश भी बोली जा रही है। ठीक है, ये 5 लैंग्वेज तो एक सूबे में से निकल आई। इसी तरह से आप बल्ती चले जाएंगे तो बल्तिस्तान में बल्ती हो जाएगी, और फिर उसके बाद पश्तो है, फिर उसके बाद सिंधी है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सिंधी ज़बान है, और बलोचियों की भी एक ज़बान है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, सराइकी टाइप से कुछ है, इस तरह से कुछ। उनकी भी अपनी एक लैंग्वेज है। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो इसके अंदर मौजूद है। ये तकरीबन मोर देन 16 लैंग्वेजेस जो है वो आपके रीजन के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब आप जो है वो इसी तरह से ये जो अल्कोहल्स है इनको भी नाम कैसे दिया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, आप क्या करते हैं, कॉमन या ट्रिवियल नेम उनको दे देते हैं। जैसे आप देते हैं जी ये CH3 और OH लगा दें इसके साथ, तो हम इसको कहते हैं जी ये मिथाइल एल्कोहल है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल अल्कोहल है। या आप कहते हैं अभी मैंने बताया था जी इथाइल अल्कोहल, वो क्या है जी, ट्रिवियल नेम है, जो आम वो उस नाम से मशहूर है। ठीक है, वो CH3 CH2 और OH। बेसिक स्ट्रक्चर आपको आता है, आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर उधर घुमा सकते हैं। आगे अगर आपको बताया जाए तो बेंजाइल अल्कोहल होता है। बेंजाइल अल्कोहल अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो ये यूं यूं और ये COOH के ग्रुप के साथ था। ठीक है,
सो यहाँ से अगर हमने निकाला तो हम कह देते हैं जी CH6, सॉरी यहाँ पे 5 क्योंकि एक 6, और ये CH2 और ये OH। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड या बेंजाइल अल्कोहल जो है, ये इसका कुछ फॉर्मूला जो होता है वो इस तरह से बनता है। ये तो थे मैंने बोला ट्रिवियल नेम्स। ट्रिवियल नेम्स कौन से भाई? ट्रिवियल नेम्स, ट्रिवियल नेम वो वाले नेम जिसके अंदर आप क्या करते हैं जी, ट्रिवियल नेम्स जो आम नामों से मशहूर होते हैं। ठीक है, आम जिसको आप कहते हैं घर में आपको बोला गया या जिस जिस नाम से आपको सब जानते हैं। ठीक है, ये वो नाम है। फिर आपने क्या किया कि आप कहते हैं कि जी वो नाम बताएं जिससे सारी दुनिया हमें जान सके। ठीक हो गया, तो सारी दुनिया आपको कैसे जान सकेगी, उसको हम कहते हैं जी IUPAC नेम। IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक हो गया, IUPAC। इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे होगी। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो उसकी लॉन्ग चेन कार्बन की होगी ना वो आप लेंगे। आप क्या करेंगे, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज टेकन एज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंड द एंडिंग ऑफ E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OL। ठीक है, जो E होगा उसको रिप्लेस कर देंगे आप किसके साथ? OL के साथ। और क्या ले रहे हैं, जिसके जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप जिसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, अटैच हुआ हुआ है जिस अल्केन की चेन के साथ, उसके नाम के साथ उसको क्या ले लेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको हम पेरेंट जो है वो चेन कंसिडर करेंगे। सपोज CH3 अल्काइल ग्रुप है, साथ में हाइड्रोक्सल मौजूद है, तो इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने मीथाइल ग्रुप कह दिया। ये वैसे तो क्या है, ये मीथेन है ना, मीथेन। ये ई को हमने OL से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया, मेथा मैथानोल बन गया, मिथाइल अल्कोहल या मैथानोल बन गया। ठीक है, इसी तरह से CH7 3 और OH, अगर ये 3 है तो ये क्या है भाई, प्रो, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वैसे क्या है, प्रोपीन है ना, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोल। वैसे तो ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ना लगाएं तो ये क्या है, ये प्रोपेन है ना, पेन ई, इस ई को OL से रिप्लेस कर दिया तो प्रोपेनोल बन गया। इसी तरह से जब हमने एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं जी, हम कह देते हैं C5H11 और OH, यानी कि ये कितना है भाई, ये क्या है, पेंटेन नहीं है, पेंटेन। इसको क्या कह देंगे जी हम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ में लग गया तो क्या बन जाएगा, पेंटानोल। समझ आ गई बात की? पहला काम ये करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, द पोजिशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय द नंबर प्लेस्ड बिफोर द नेम। The carbon chain is numbered starting from the end where carbon atom attached with hydroxyl group gets the lowest possible number। आपने क्या किया जी भाई, आपने कुछ ऐसा चक्कर चलाया, आपने कहा जी CH3 CH2 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 और OH। अगर आप इसकी ये सिर्फ एल्कीन की स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है जी, ब्यूटेन है। आपने इसको रिप्लेस किया जी ब्यूटानोल में, ब्यूटानोल बन गया। अब आपने ये देखना है कि कौन सी कार्बन के साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हुआ है। सपोज हमने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो कौन सी है, 1 के साथ तो हम कह देंगे जी 1 ब्यूटानोल, उसके साथ इसको नाम दे देंगे। एक और एग्जांपल हम इसके साथ लेते हैं जी, एक हम कहते हैं जी CH3 CH2 CH3 और ये हमने लगा दिया जी हाइड्रोक्सिल पोजीशन इधर।
अब हमने बनाया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। 4 कार्बन क्या बनाती है? ये भी ब्यूटेन ही है, लेकिन ये क्या बन गई? ब्यूटानोल बन गई। क्यों? क्योंकि साथ इसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है, लेकिन कौन सी पोजीशन के ऊपर? 2 के ऊपर, तो हमने इसको 2 ब्यूटानोल कह दिया। समझ आ गई बात की है? अगला पॉइंट कुछ ऐसे है, अगला पॉइंट ये कहता है कि इफ मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड देन दे आर इंडिकेटेड बाय एन अप्रोप्रिएट सफिक्स। आप उसके साथ डाई या ट्राई लगाएंगे। ये तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। सो वो यही बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले क्या कहते हैं कि पेरेंट ग्रुप के साथ जो है वो एक जो फंक्शनल ग्रुप है एडिशनल, वो कहाँ कहाँ पे लगाया हुआ है, सो हम उसके अकॉर्डिंग उसका नाम देंगे, ठीक है। और उसी तरह से अगर वो ज्यादा हो जाएगा, वो जो है फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे, तो हम उसके मुताबिक उसको डाई या ट्राई का नाम दे देंगे। ठीक हो गया? हमने कहा कुछ ऐसे हुआ, CH3 CH2, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सल और यहाँ पर भी हाइड्रोक्सल। ये है क्या स्ट्रक्चर भाई? ये इथेन का स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम एथानोल कहेंगे। लेकिन अब इसके एथानोल के 1 और 2 के ऊपर, या इधर से पढ़ लो या इधर से पढ़ लो, तो 1 और 2 के ऊपर एथानोल, दोनों एथानोल नहीं मौजूद। 1 और 2 एथानोल बन रहा है स्ट्रक्चर, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कैसे? हम कहेंगे जी, लिखें कैसे? 1 और 2 एथा नी डायोल, इथेन डायोल पढ़ेंगे। समझ आ गई है कि है ये इथेन ही, लेकिन इसके अंदर डायोल्स हैं, यानी कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मौजूद हैं। और ये वैसे आपको पता है कि ये किसका स्ट्रक्चर है? ये ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर है, याद कर लीजिए। कहीं पूछ लें आपसे कि ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर बता दें या ग्लाइकोल का फॉर्मूला बता दें, तो यही है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल इसकी ऐसे हो सकती है जी, CH2 CH, ये 2 इसके साथ है हाइड्रोजन के साथ, और ये CH2, इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये क्या है भैया? ये तीनों के साथ है, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 और 3। अब ये 3 है, तो 3 आपको पता है कि क्या होती है? प्रोपेन होती है, प्रोपेन होती है। अब ये प्रोपेन तो है, वरना हम इसको प्रोपेनोल बोलेंगे, लेकिन ये ट्राई फॉर्म में है, तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल, ट्राइओल, क्योंकि ये 3 जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद है। और ये किसका फॉर्मूला है? ये जी ग्लिसरोल का फॉर्मूला है। ये आगे जाके आप इंशाल्लाह जो है उसमें बायोकेमिस्ट्री में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस ये आ गया। अच्छा, ये हो गए जी, यहाँ तक आपके जी 3 पॉइंट्स हो गए। अगली बात करते हैं कि जी अगर तो आप करें इसके साथ कुछ कि जी unsaturated alcohols are numbered in such a way that hydroxyl group rather than the point of the unsaturation gets the lower number। ठीक है, आप क्या करते हैं जी, जो सबसे कम तरीन उसका नंबर होता है उसके साथ आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलो एक मिनट, CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, नॉट ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH और CH2OH। आप क्या करते हैं, आप जिस साइड पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है वहां से उसको नंबर 1 2 3 और ये 4, ये कार्बन के नंबर हो गए। कितने हैं जी? कार्बन है जी आपके पास 4। ब्यू, अब यहाँ पे ब्यूट सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक साइड पे डबल बॉन्ड आ गया, तो आप इसको ब्यूटीन कह देंगे। ब्यूटीन तो है, लेकिन कौन सी? सेकेंड पोजीशन के ऊपर उसका जो है वो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये भी आपको पता चल गया। लेकिन उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो उसको जो है वो अल्कोहल बना रहा है, वो कहाँ पे है? वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आप उसको कह देंगे 1 ओल, यानी कि है तो ये ब्यूटीन ही। सेकंड पोजीशन पे इसके साथ डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे इसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है जो इसको अल्कोहल बना रही है। समझ आ गई है बात की? अगला, when hydroxyl group is not a perfect functional group as in hydroxy acids, aldehydes and ketones, the substituent name
The substituent name hydroxy is used as a prefix to indicate the position of the hydroxyl group. तो वो आपको इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक मिनट, हम इस साइड पे चले जाते हैं। वहां पे क्या होगा, वहां पे कुछ ऐसा हो जाएगा, आप कह देंगे जी ये CH3 है, CH और इसके ऊपर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद है। ठीक है, आपने इसको कहा 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 3 है तो इसका मतलब है कि ये प्रोपेन है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये एसिडिक ग्रुप मौजूद है, तो प्रोपेनोइक एसिड होगा ये, बिकॉज ऑफ द एसिडिक ग्रुप की वजह से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। लेकिन अब आप ये बताएं कि सेकंड पोजीशन पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। आप लिखेंगे सेकंड पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, जिसको हम आम जबान में लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। और ये मेरा बेटा जो आप फर्मेंटेशन का प्रोसेस अपनी सेकेंड ईयर के बुक में बायोकेमिस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे ना, वहां पर ये रिएक्शन है। सो वहां से ये आप उसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अगला अगला कैसे बनता है जी, CHOH। वो यही बात कह रहा था कि जो दूसरा फॉरनर जो आपके पास ग्रुप आ रहा है ना, उससे आपने कार्बन को जो है वो नंबर देना शुरू करना है। जो एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं वहां से आप उसको नंबर देंगे। पहले उसके पेरेंट नंबर लगाएंगे, जो उसका पेरेंट नंबर बन जाएगा, प्रोपेन बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है, हेक्सेन बन रहा है, जो और भी बन रहा है, वो आप उसको देंगे। फिर आप ये देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर मौजूद है। फिर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को टैग पहले करेंगे और फिर उसके साथ उसका एसिडिक या एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ गई बात की। इसी तरह से अगला स्ट्रक्चर है हाइड्रोक्सिल, फिर ये CH, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पे आ गया। ठीक हो गया। अब देखें जी, ये है क्या है, ये इसकी पोजीशन है जी 1 2 और ये 1 2। ठीक है, ये 3 पे तो आप ना जाए ना, ये 3 पे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपके पास मौजूद है, या आप इसको यू मार्क कर लें, ये ज़्यादा आसान है। 1 और ये 2, आपकी पोजीशन नंबर जो 2 है और 3 है, जो 2 और 3 है उसके ऊपर ये 2 और 3 है, इसके ऊपर डाई हाइड्रोक्सी मौजूद है, दोनों साइड के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, डाई हाइड्रोक्सी है। और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये 4 आपके पास कार्बन चेंज नहीं है, तो ये क्या बनेगा, ब्यूटेन है ना आपके पास, तो आप ब्यूटेन लगाएंगे। लेकिन ब्यूटेन कहाँ कहाँ पर मौजूद है भाई, ये 1 और 4 के ऊपर डाई ऑक्सी एसिड्स नहीं मौजूद, 1 पोजीशन के ऊपर और 4 पोजीशन के ऊपर। समझ आ गई आपको, 1 2 3 और 4। 2 और 3 के ऊपर तो डाईहाइड्रोक्सी जुड़े हुए ना, यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है। लेकिन 1 और 4 पोजीशन पे ऊपर आपके पास डाईऑक्सी एसिड भी तो मौजूद है। इसको हम क्या कह रहे हैं भैया, इसको हम कह रहे हैं ये टार्टारिक एसिड है, जो ये आपकी इमलियों में या खट्टे वाले मटेरियल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, नीचे जो है वो आपके साथ जो है वो कुछ शेयर किए गए हैं फॉर्मूलाज हैं और उनके जो है वो IUPAC नेम्स मौजूद हैं। ठीक है, सो वो आप लोगों ने कर लेने हैं याद एज इट इज, उसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वो जो है वो किस तरह से है। चलें मैं भी आपको सब बुक कराती हूँ ताकि आप उसको याद करने में आपको आसानी हो जाए। फॉर्मूला हम एक साइड के ऊपर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे जी फॉर्मूला, यहाँ पर हम इनका कॉमन लिखेंगे जो कि आम उनको कहा जाता है, जिनको हम ट्रिवियल नेम्स भी कहते हैं या निक नेम। IUPAC नेम यानी कि उनको नेमिंग किस तरह की गई है, ये इस तरह से आप जो है उसके 3 खाने बना ले। ठीक है, फिर हम देते हैं जी स्ट्रक्चर CH3 और OH, इसको हम नाम देते हैं जी मीथाइल अल्कोहल, और आम उसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है मेथानोल।
अगला जी आ गया मेथनॉल। फिर हमने कहा जी CH3 CH2 और OH, ये बन गया इथाइल अल्कोहल, जिसको एथानोल कहते हैं। फिर आपके पास आ गया जी CH3 CH2 CH2OH, इसको हम कहते हैं जी प्रोपे प्रोपाइल PYL प्रोपाइल अल्कोहल, जिसको हम कहते हैं 1-प्रोपनोल। अगला स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसे बनता है, दो एक जैसे कलर्स कर दिए, चलिए कुछ और डिफरेंट कलर ले लीजिए। CHOH CH3 तो ये बन जाएगा जी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या इसको कहते हैं 2-प्रोपेनोल। क्यों? क्योंकि इसकी सेकंड पोजीशन के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आइसो क्यों कहा है? क्योंकि इसमें ब्रांच की फॉर्मेशन होगी। ये तो आपको पता नहीं, हमने अल्केन्स के अंदर अल्कीन और अल्काइन की फॉर्मेशन के अंदर पहली जो IUPAC नेम्स पढ़े थे, तो उसमें हमने कहा था कि जैसे आप ब्रांच बनाएंगे आप उसको आइसो का नाम दे देंगे आसानी के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी आपका अगला, हम कहते हैं जी CH3 CH2 CH2OH, इसको हम कहते हैं जी N ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि 4 कार्बन हैं, तो इसको हम कहते हैं 1-ब्यूटानोल। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं थोड़ा सा, अगला स्ट्रक्चर है जी आपके पास CH3 CH2OH, 3 है, एक चौथी पोजीशन के ऊपर हमने CH3 ग्रुप नीचे ले गए। ये भी ब्रांच बन गया, चाहे एक ब्रांच बनाए चाहे दो बनाए। आइसो और क्या है, ब्यूटाइल, और क्या है ये, अल्कोहल, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये 2-मिथाइल 1-प्रोपेनोल है। ठीक है। ये ऊपर वाला तो प्रोपेनोल ही है ना भैया, गौर से देखें तो ये प्रोपेनोल ही है ना, सिर्फ 2 पोजीशन के ऊपर हमने इथाइल ग्रुप को ऐड किया है। ठीक हो गया। चलें जी, अगला है जी आपका, हम कहते हैं CH3 CH2 CHOH और यहाँ पर CH3, तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी ब्रांचिंग की वजह से इसको नाम दे दिया सेकेंड ब्यूटाइल अल्कोहल, या इसको 2-ब्यूटानोल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, और साथ में जो है वो मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तीसरा वाला जो है उसको हम कहते हैं जी, ये कार्बन दरमियान में CH3 और CH3, तो ये अगर आपको याद हो तो ये कैसा था भाई, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ ऐसे, तो ये कौन सा था, ये टर्शरी अल्कोहल नहीं बनाई थी हमने। ठीक हो गया। चलें जी, गुड जॉब, ये टर्शरी है आपकी, ये टर्शरी, और साथ में क्या है जी, ये ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि 4 ही कार्बन आपने यूज़ किए हैं। तो अब सेकंड पोजीशन पे आपने क्या यूज़ किया है जी, आपने मिथाइल ग्रुप ऐड किया है, और सेकंड पोजीशन पे भी आपने प्रोपेनोल यूज़ किया है। ठीक हो गया। 1 2 3, 3 कार्बन यूज हुई हैं चौथी कार्बन के साथ। चौथी कार्बन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेकर बैठी हुई है, समझ आ गई है। सो ये इसके जो थे वो जर्नल जो थे वो नाम थे, फॉर्मूलाज थे, जो आपने
करने हैं लाजमी। उसके बाद इसकी जो है वो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, इसको जो होते हैं वो आप इंडस्ट्री में जो है वो प्रिपेयर कैसे करते हैं, किसको, अल्कोहल्स को। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। अच्छा, मरी ब्यूरी का नाम इससे मुझे याद आ गया, कहते हैं कि वहाँ पे कुछ है ऐसा कि अल्कोहल्स बनती हैं, लेकिन आई डोंट नो, मुझे इसका ये नहीं पता कि वहाँ पे बनती है या नहीं। हाँ, वहाँ पे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स या बेवरेजेस जो है वो ज़रूर बनती है। बेवरेजेस से ये मत निकाल लीजिएगा, बेवरेजेस का मतलब होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, जो आप पीने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। उर्दू ज़बान में, आम ज़बान में उसको कहा जाता है मशरूबात, ठीक है। सो वो उसके लिए यूज़ होता है। अगला है जी आपका, ये इसकी फॉर्मेशन होती कैसी है, तो उसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं जी मेथनल की। और आपको याद है कि जी मेथनल नाम किसका है, मेथनल नाम है जी मिथाइल अल्कोहल का। और उसका फॉर्मूला आपके दिमाग में फौरन से झट से आ जाना चाहिए, ये इसका फॉर्मूला है। हो गया ना सॉल्व, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब जब केमिकल फार्मूला बनाएंगे तो फौरन से पहले इसको बना लेंगे। फॉर फॉर्मली मिथाइल मेथनॉल वाज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द वुड। आप क्या करते थे, जो वुड होती थी ना, लकड़ी होती थी, उसको डिस्टिल करते थे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वुड स्पिरिट भी इसको कहा जाता था। नाउ डेज मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ऑफ वाटर गैस एज फॉलोड। आप आजकल के ज़माने में क्या कहा जाता है, अच्छा पहले पुराने ज़माने में इसको क्या कहा जाता था, इसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता था, ठीक है। स्पिरिट वो वाली स्पिरिट नहीं है, ये दूसरा आम जुबान में स्प्रेट, स्प्रिट क्या ऐसे करके कुछ बोलते हैं, लाइक दैट, ये वो है, ठीक है, जिसको आप घर में घर में नहीं यूज करते हैं, मतलब डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ये वही मेथनॉल है, ये वही स्पिरिट है, ठीक है, जो आप इस्तेमाल करते हैं। ये क्या फॉर्मूला है जी इसका, इसका फॉर्मूला है अब जो प्रिपेयर हो रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस उसके अंदर वाटर की जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस लेंगे तो आप प्रिपेयर कर लेंगे किसको, आप मेथनॉल को जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। ये मेथनॉल का फॉर्मूला आपको आता है। इसके अंदर जो हमने चीज़ें डाली ना, वो हमने डाला जी जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड जो है वो डाला, लेकिन हमने इसको कुछ टेम्परेचर दिया, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, और साथ में हमने 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसको प्रोवाइड किया। तो तब जो है ये आपके पास मेथनॉल की फॉर्मेशन जो है वो हुई। कैसे है जी इसका, जो मैं वो आपको ब्लॉक डायग्राम जो है वो बना के बता देती हूँ। इसकी ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसे बनती है। आप कहते हैं कि जी ये फॉर्म हुआ, हम कहते हैं जी हमने लिया पहले कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हमने हाइड्रोजन गैस ली, उसको हमने इंट्रोड्यूस कराया किसके अंदर, उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया एक गैस प्योरीफायर के अंदर। गैस प्योरीफायर क्या होता है, गैस को जो साफ करता है। फिर आपने इसको भेज दिया आगे किसके अंदर, आगे आपने इसको भेज दिया है जी एक कंप्रेसर के अंदर। वो इसको क्या करती है, कंप्रेस करती है, दबाती है, ठीक है, दबाती है, और इसको जो होता है वो उसकी स्टेट चेंज करने की कोशिश करती है। इसको ऊपर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इधर से ये कुछ ऐसे करके इसका ऊपर बना हुआ है। फिर इसके साथ अगला प्रोसेस क्या हुआ, अगला प्रोसेस इसके साथ ये होता है कि इसको भेज दिया जाता है कहाँ पर, इसको भेज दिया जाता है एक बड़े से बॉक्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं जी ये कैटलिस्ट टावर है, ठीक है। कैटलिस्ट टावर के अंदर जाके इसके साथ क्या होता है, कैटलिस्ट टावर में आपके पास जिंक ऑक्साइड प्लस आपने क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड जो है वो डाला है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर जो है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आगे से इसके साथ क्या हुआ भाई, आगे से इसके साथ कुछ ऐसे हुआ कि इसको भेज दिया गया आगे एक कंडेंसर के पास, ताकि ये क्या हो जाए, गैस है ना, ताकि ये क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। ये क्या हो गया जी आपके पास, कंडेंसर आ गया, कंडेंसर आ गया, कंडेंसर आ गया आपके पास, कंडेंसर आ गया, ठीक है। कंडेंसर ने इसको आगे भेज दिया किसके पास, इसके पास बन गया जी मेथनॉल बन गया। कंडेंस जब आपने इसको कर दिया है तो अब इसके पास क्या बन गया है जी, ये मैथनॉल या मैथनॉल जो है वो बन गया, ठीक है। मैथनॉल आप इसको यहाँ से जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि जब ये मैथनॉल जो है उसको भी प्योरीफाई फॉर्म में जो है वो नहीं मिला, तो वो क्या करता है, वो जो अनरिएक्टिव इसके पास पड़ी होती है ना, अनरिएक्टिव
कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस। वो दोबारा से इसको डालता है, उसके अंदर डाल के, और इसको फिर क्या करता है, रीसर्कुलेट करता है पंप के ज़रिए से, और इसको दोबारा से भेज देता है कंडेंसर के पास ताकि ये कंडेंस हो जाए। जो इसके पास अनरिएक्टेड जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और साथ में हाइड्रोजन गैस है, वो दोबारा से रिएक्ट करके जो है वो ये जो आपका कैटलिस्ट टावर है, इधर से वो टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ले ले ताकि जो है वो मेथनॉल की फॉर्मेशन जो है वो दोबारा से हो सके। सो ये ब्लॉक डायग्राम को मेरा बेटा काइंडली याद कर लीजिएगा ताकि इसको जो है वो आपके लिए आसानी हो जाए। इसी तरह से जो है वो एथेनॉल को प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है। अब भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो होते हैं आपको सर्टन टाइप्स के जो होते हैं वो क्या चाहिए होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं, यानी कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो आपको रिक्वायर होते हैं। और वो एंजाइम्स इसलिए क्योंकि वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, और वो उसके लिए आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उसके साथ रिक्वायर होता है। सो वो क्यों? क्योंकि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सक्रीट कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए आपको बॉडी जो होती है वो रिक्वायर होती है। ये नहीं होता कि एंजाइम्स नॉर्मली नहीं बन सकते, बन सकते हैं, केमिकल प्रोसेस से भी जो होते हैं वो एंजाइम्स बनाए जाते हैं, लेकिन जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो बायो एंजाइम्स होते हैं, उनके लिए कोई ना कोई जो होती है वो ऑर्गेनिक बॉडी जो होती है वो रिक्वायर होती है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जस्ट लाइक यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सो उनकी बॉडी से जो स्क्रीट करेंगे उनको हम कह रहे हैं। सो वो जब स्क्रीट करेंगे तो उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए होगा। ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए वो 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो उस सिचुएशन को अटेन करते हुए आप जो उसकी फॉर्मेशन करवाती हैं वो एरेशन। ठीक है, एरेशन यानी कि उनको हवा भी जो होती है वो जो होती है वो नहीं रिक्वायर होती। एनारोबिक सिचुएशन होती है, यानी कि हवा उनको रिक्वायर नहीं होगी, बल्कि एक बंद से कंटेनर में उनको आप रखेंगे तो वो फर्मेंट करके जो है वो एथेनॉल की जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो कर देंगे, आपके पास फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने कहा कि एथेनॉल जो है ये जो फॉर्म हुआ है, ये एथानोल। एथानोल हमने कहा है जी किस प्रोसेस होता है जी, फर्मेंटेशन के प्रोसेस होता है। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो पाकिस्तान के अंदर होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं जी मोलेसेस। ओ भाई, ये गन्नों की रोएं जो निकल रही होती हैं, ये कैसे बन रहा होता है, गुड़ बन रहा होता है, तो ये वही है। ठीक है, क्या होता है, द रेजिडुअल ऑब्टेन्ड आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द शुगर फ्रॉम कंसंट्रेटेड शुगर केन जूस इज कॉल्ड एज मोलेसेस। क्या किया जाता है कि जब क्या करते हैं, गुड़ बनाते हैं ना, जो रो होती है उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, पका पका के शुगर होती है ना उसके अंदर, पका पका के उसका गुड़ बना देते हैं, मीठा बड़ा सा, बड़े बड़े वो उसके पेड़े से बना देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, गुड़ बन जाता है। फिर उसको ड्राई करते हैं तो वो गुड़ बन जाता है, सॉलिड हो जाता है। अच्छा, अब जो पीछे लिक्विड जो उसके ऊपर वो मटेरियल सा, जूस सा जो उसका रह जाता है ना, उस जूस को जो होते हैं वो स्टिकी जूस जो होता है, उस जूस को, उस रेजिडुअल को आप मोलेसेस कहते हैं। ठीक है, सो वो जो मोलेसिस होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। उसको जब आप क्या करते हैं, उसको उसके अंदर पानी को आप डालते हैं, पानी को ऐड करते हैं, जब आप उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं तो उसको आपके क्या चाहिए होता है, इन्वर्टेज एक एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, इन्वर्टेज एक आपको एंजाइम चाहिए होगा, यीस्ट उसको स्क्रीट करेगा तो वो बना देगा जी C6H12O6, यानी ये तो ग्लूकोज है, प्लस साथ में क्या दे देगा, C6H12O6। ये स्ट्रक्चरली तो एक जैसे हैं लेकिन होते ये डिफरेंट है। एक आपके पास ग्लूकोज बन जाएगा और एक आपके पास फ्रुक्टोज बन जाएगा। ठीक है, फ्रुक्टोज बन जाएगा। अब ये जो ग्लूकोज है आपके पास C6H12O6, आप इसको क्या करते हैं, आप इसको जाइमेजेस, ये एंजाइम्स है मेरा बेटा, ये जाइमेजेस यीस्ट की प्रेजेंस में, क्योंकि यीस्ट उसको रिलीज कर रहा है। ठीक है, यीस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो उसको रिलीज कर रहा है, जाइमेजेस उसके एंजाइम्स है जो उसको रिलीज करेंगे तो क्या बना देंगे, C2H5OH, यानी कि यहाँ पे क्या बना जाएगी, एथेनॉल बन जाएगी, और साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो रिलीज हो जाएगी। अगर आपने देखा हो तो जब आप डो बनाते हैं पिज्जे की, डोनट की, तो वो क्या हो जाती है, जब आप उसके अंदर यीस्ट डालते हैं तो मेरा बेटा वो स्वेल नहीं कर जाती? या कभी घर में आटा खराब हो गया होगा, फ्रिज में रखा हुआ, लाइट चली गई,
तो वो आटा खराब हो जाता है, तो वो फूल जाता है। फूल जाता है ना, जब आप उसको थोड़ा सा हल्का सा वो करते हैं तो उसके अंदर से हवा निकलती है, रिलीज होती है, सो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो रिएक्शन की वजह से बनती है। समझ आ गई यहाँ तक? ये बनाया आपने मोलेसिस से। दूसरा इसका जो मेथड है वो है जी, ये आपने बनाया शुगर केन से, ठीक है, मोलेसिस से बनाया है, उसका जो रेजिडुअल पार्ट बचा है उससे बनाया है। दूसरा जो बनता है जी वो बनता है फ्रॉम स्टार्च से। स्टार्च, ग्लाइकोजन और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है ये भी वही सेम फॉर्मूला होगा 2, और ये आ गया जी आपके पास C6H10O5 होल N प्लस NH2O, क्योंकि ये मेरा बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है इसलिए एन इसके मॉलिक्यूल्स के साथ लिख रहे हैं, ठीक है। ये स्टार्च दैट इज, यहाँ पर जो उसको एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो होते हैं डायस्टेज। यीस्ट जरूर लिखना है क्योंकि इसको यीस्ट ही रिलीज कर रही होती है अपनी बॉडी से। C12H22O11 ये बना देगा जी माल्टोज, जो आपके दूध के अंदर मौजूद होता है, मिल्क में माल्टोज होती है। ये जो माल्टोज होता है C12H22O11 प्लस इसके अंदर आपने क्या डाला, पानी डाला, वाटर डाला, ये क्या बनायागा यहाँ पे आपको माल्टेज एंजाइम रिक्वायर होगा ताकि वो इसकी क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके, यीस्ट की बॉडी से निकल रहा है। C6H12O6 ये क्या बना दिया इसने, ग्लूकोज बना दिया। अब इस ग्लूकोज ने C6H12O6 इसने क्या करना है, इसको फिर क्या चाहिए होंगे, जाइमेजेस चाहिए होंगे, और यीस्ट से निकल रहे हैं तो ये क्या बना देगा फिर से C2H5OH, लो भाई दारू बन गई, और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। अब अल्कोहल जो ऑब्टेन होती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस है वो तकरीबन 12% होती है एंड नेवर एक्सीड टू 14%, बिकॉज बियॉन्ड दिस लिमिट एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, सिर्फ 12% तक आप निकाल सकते हैं। 14% से ऊपर जो जाएगी वो चीज़ उसकी क्या कर देगी, उसके एंजाइम की एक्टिविटी को ख़राब कर देगी, तो वो फर्दर उसको फर्मेंट करके अल्कोहल नहीं बनाएगी। वो बन तो जाएगी लेकिन वो जहरीली या उस तरह से जो कहते हैं कि देसी बन गई है या जहरीली बन गई है, उसको पीने के बाद लोग जो है वो मर गए हैं। सो वो यही प्रोसेस होता है। ठीक हो गया। आगे उसने क्या कहा, डीनेचरेशन ऑफ अच्छा, दिस अल्कोहल इज डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन टू ऑब्टेन 95% ऑफ अल्कोहल व्हिच इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसी अल्कोहल को अगर आप बार बार क्या करते जाएंगे, डिस्टिल्ड करते जाएंगे, तो आपके पास ये चीज क्या मिल जाएगी, इसी को आपने क्या करना है, इसको आपने क्या बना देते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट इसको कहा जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट ये जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं जिसको स्पिरिट बोलते हैं, ये वही है, इसको इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, इसको पीना नहीं होता, ये सरफेस साफ करने के लिए होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय redistillation of the rectified spirit in the presence of calcium oxide which absorb its moisture को absorb कर लेगा, तो वो जो बन जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड अल्कोहल कहते हैं। ये जो आपके अल्कोहल स्वैब्स वगैरह होते हैं ये उसके अंदर ये भी मौजूद होता है। उसके बाद डीनेचरेशन ऑफ द अल्कोहल कैसे होती है, आप क्या करते हैं कि 10% उसमें मेथनॉल डाल देते हैं टू अवॉइड इट्स यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, अगर मेथनॉल डली हुई है तो मेरा बेटा मेथनॉल को आप पी नहीं सकते, वो पीते साथ ही आप टैं हो जाएंगे। ठीक हो जाए। सच अल्कोहल्स इज कॉल्ड एज मिथाइलेटेड स्पिरिट होते हैं। और ये जो मिथाइलेटेड स्पिरिट आपके बर्निंग वगैरह, ये जो कैंडल्स इसमें इस्तेमाल करते हैं ना ये आप लैब्स में, उसके अंदर नीचे क्या डला होता है, वो स्पिरिट होता है ना, वो यही मेथनॉल स्पिरिट होता है, जिसके ऊपर आपका जो फ्लास्क सी होती है उसके अंदर डाला होता है और ऊपर एक बत्ती सी होती है, मतलब जिस तरह कैंडल के अंदर एक वो वैक्स बार सी लगी होती है और उसको आप बर्न करते हैं और फिर वो आप एज अ बर्नर के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाइट वगैरह ना आ रही हो, गैस वगैरह, तो आप उसको बेस्ट मेथड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में तो गैस नहीं थी, तो तब उनके लिए लेबॉर्ट्रीज में यही प्रोसेस जो थे वो लिए जाते थे। दूसरे प्रोसेसेस भी जो है अल्कोहल्स के उसको प्रिपेयर करने के लिए है। इंशाल्लाह कल जो है हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी रिएक्टिविटीज जो है वो अल्कोहल के वो कैसे करते हैं, टर्शरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसका जो है वो मेथड है इसको करने का, मतलब इसकी रिएक्शन का। आज के लिए इतना ही।
जिंदगी ने इजाजत दी और मोहलत दी तो इंशाल्लाह आपके साथ मंडे पे मुलाकात होगी। आपके जो नए बाकी अगला टॉपिक है इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। आगे फिनोल्स आ जाएंगे और रिएक्शंस होंगे अल्कोहल के, ठीक है। सो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपकी कंट्रीब्यूशन का, आपका हिस्सा लेने के लिए कि आप पढ़ रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है। चलें जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम।